हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उसमें से बहुत सारा सब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। तो एक बार आप लोग इस प्रश्नों को समझ लीजिए, उसके बाद हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। इसे आपको याद रखना है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म इसलिए देता है कि गरीबी के कारण परिवार की आय बहुत ही कम होती है और लोग अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है और उनका पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाता है। गरीबी गरीबी को जन्म इसीलिए देती है क्योंकि जो गरीब परिवार है उसकी आय जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और जिनकी आय कम होती है वो लोग अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते हैं और वो लोग अशिक्षित रह जाते हैं। और जब वे लोग अशिक्षित रह जाते हैं तो उसके कारण बच्चों की पैदाइश क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और जब बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है तो वो बच्चे भी पढ़ लिख अच्छे से नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। यही कारण है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम यहाँ पे समझा देते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म इसीलिए देता है कि गरीबी के कारण परिवार की आय बहुत ही कम होती है और गरीब लोग अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है और उनका पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब हो जाती है। और यही कारण है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जो योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इसे आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। जो योजना आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे तो आप लोग काफी आसानी से लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो किसी देश की कुल
राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक देश है और ये देश 1000 रुपया एक साल में कमा रहा है और इस देश में मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो आपको क्या करना है कि इसका कुल राष्ट्रीय आय में आपको जो देश के लोग हैं उससे आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भाग लगाइएगा तो ये कट के कितना बचेगा, 100 रुपया बचेगा। तो जो ये 100 रुपया है ये प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है तो वह देश बहुत ही अधिक विकसित भी होगा। और यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है। और जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है निकाला गया है तो कितना निकला है, तो 10,534 रुपया महीना है ये। और आगे यहाँ पे देखिए भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा राज्य की सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आपदा क्या है लिखें और ये कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा क्या है लिखना है और ये कितने होते हैं ये भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपदा किसे कहते हैं। तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। तो आपदा किसे कहते हैं, तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़े, प्राकृतिक संपदा पर पड़े, मानव जीवन पर पड़े और जिससे यहाँ पे देखिए जान माल की अपार क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो वे आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं, तो वे आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपदा क्या है और ये कितने होते हैं। तो ऐसा अगर प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही आसानी से लिख देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ देंगे तो वैश्वीकरण कहलाएगा। इस व्यवस्था में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात कर सकते हैं। जो वैश्वीकरण की व्यवस्था होता है इसमें वस्तुओं को हम एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात कर सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था में वस्तु को एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात कर सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लास खत्म हो जाता
आता है आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हम यहाँ पे आपको प्रश्न बताए हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।